इसमें हम चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला ऊपर वाले वीडियो में हमने देख लिया था। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले तो याद रखना कि 1917 में हुआ था। ईयर भी इसका याद रखना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है, तो ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था कि फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो लोग अपने इंडिगो उगाएं। ठीक है, कितने पार्ट पे? 3/20 पार्ट पे, अबाउट 15% ऑफ देयर लैंड पे उन लोगों को क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है। इसके लिए उन लोगों ने कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, जिसको 3/20 पार्ट, जो कि 15% पार्ट था, उसी को 3 कठिया पार्ट बोला जाता था। और इसको ये लोग एक फिक्स प्राइस पे सेल करना होता था ब्रिटिश प्लांटर्स को। ठीक है, सोर्स क्या था इसका कि ये चंपारण सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ? तो जब लखनऊ सेशन हो रहा था कांग्रेस का 1916 में, उसी में राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बोला था कि आप बिहार आइए और बिहार में जो 3 कठिया सिस्टम में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसका? किसानों का, उसके अगेंस्ट आप वॉइस उठाइए। ठीक है, फिर इसमें ब्रिटिश एक्शन क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड गेट जो इसमें ब्रिटिश गवर्नर था, उसने क्या बोला? गांधी जी को बोला, कॉल्ड गांधी जी फॉर टॉक्स, गांधी जी को बात करने के लिए बुलाया। एंड फॉर्म चंपारण एग्रेरियन कमिटी टू इन्वेस्टिगेट। किसने? एडवर्ड गेट, जो उस टाइम का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने गांधी जी को टॉक के लिए बुलाया और उसने चंपारण एग्रेरियन कमिटी फॉर्म करी इन्वेस्टिगेट के लिए। ठीक है, जिसके गांधी जी भी एक मेंबर बने। ठीक है, फिर इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ कि 3 कठिया सिस्टम को एबॉलिश किया गया। ठीक है, और फार्मर्स को लैंड टैक्स और जो किसानों का जो लैंड टैक्स था वो भी कम किया गया। ठीक है, बतक मियाँ जो थे, इसमें गांधी जी की जो जान थी उसको बचाने में बतक मियाँ का नाम आता है। नहीं तो चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को जहर दे के मार दिया गया होता, लेकिन बतक मियाँ जो थे वो बता दिए कि सर मैं जो आपके लिए दूध लेकर आया हूँ उसमें जहर मिला हुआ है। तो बतक मियाँ का नाम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछता है कि कौन बचाया था गांधी जी का जान चंपारण सत्याग्रह में। तो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह ख़त्म होता है। तो अब उसके बाद खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन दो अलग अलग थे, इन दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव था। तो खिलाफत का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि इसमें जो सुल्तान ऑफ टर्किस थे उनके जो अगेंस्ट अलाई थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, जो कि ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे टर्की के, उनके अगेंस्ट जो भी अलाई बना रहा है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। ये खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें प्रेशर बनाना था ब्रिटिशर्स पे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया जाए सो दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बल्कान वॉर जो हुआ था यूरोप में 1912 से 1930 में। इसमें क्या हुआ था? जिसमें टर्किश पीपल जो थे बल्कान पेनिनसुला के, वो रिवोल्ट किए थे किसके अगेंस्ट? टर्किश रूल के अगेंस्ट। ठीक है, उसमें नेक्स्ट देखते हैं महजरूल हक जो थे बिहार के, वो गए थे इंग्लैंड अपने डेलीगेशन ऑफ कांग्रेस के साथ 1914 में। फिर वहाँ पे वो सुल्तान ऑफ टर्की से मिले थे। ठीक है, याद रखना कि अगर पूछ ले कि सुल्तान ऑफ टर्की से मिलने के लिए जो कांग्रेस का डेलीगेशन गया था उसमें कौन गया था? तो महरूल हक गए थे, जो बिहार से आते थे। बिहार के महरूल हक थे उसमें शामिल कांग्रेस के डेलीगेशन में। वो अपीयर हुए सुल्तान ऑफ टर्की के सामने। ठीक है, जो कि फर्स्ट बिहारी थे ऐसा करने वाले, जो कि सुल्तान ऑफ टर्की के सामने अपीयर होने वाले फर्स्ट बिहारी थे, जिनका नाम था महरूल हक। ठीक है, अप्रैल 1919 में मौलाना शौकत अली पटना आए। ठीक है, अप्रैल एंड मई में, और उन्होंने महरौल हक जो है विजिट किए वेरियस सिटीज़ ऑफ बिहार को, और उनको अलाइड नेशन अवेयर ऑफ द एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट टर्की। तो इसमें मौलाना शौकत अली जो थे पटना आए अप्रैल मई में, और महरूल हक जो थे वो पटना बिहार के बहुत सारे शहर को विज़िट किए, और इन्होंने अलाइड नेशन इन्होंने मेड द अलाइड नेशन अवेयर, इन्होंने अलाइड नेशन को अवेयर किया किसके खिलाफ? किस चीज़ से अवेयर किया? जो एट्रोसिटीज़ टर्की के अगेंस्ट हो रही थी उसके तौर पे उन्होंने अवेयर करा। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार। तो
प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कब पास हुआ था? कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में। तो याद रखना ये भी पूछता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कांग्रेस के कौन से सेशन में पास हुआ था? तो कांग्रेस के 1920 वाला जो सेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो पास हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? महरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महमूद सैफ़ी और अदर्स लीडर जो थे वो उन्होंने लेजिस्लेटिव इलेक्शन से अपने नाम को विड्रॉ कर लिया था। तो अगर पूछे कि बिहार के कौन कौन से वो लीडर्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना नाम जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शन से बाहर कर लिया था, तो वो थे महरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद सैफ़ी। ठीक है। नेशनल कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था पटना गया रोड पे, किसके लिए? प्रोवाइड करने के लिए अल्टरनेटिव एजुकेशन, किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? पटना गया रोड पे। ठीक है। बिहार विद्यापीठ भी इनॉग्रेट किया गया था गांधी जी के द्वारा। बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन कौन किया था? गांधी जी किए थे। कब किए थे? 6 फरवरी 1921 को किए थे। ठीक है। कहाँ पे? नेशनल कॉलेज के प्रेमाइसेस में। ठीक है। नेशनल कॉलेज कहाँ पे बना था? पटना गया रोड पे बना था। ठीक है, अल्टरनेटिव एजुकेशन देने के लिए। याद रखना, विद्यापीठ का इनॉग्रेशन गांधी जी ने करा था। कहाँ पे? नेशनल कॉलेज के प्रेमाइसेस में, 6 फरवरी 1921 को। महरुल हक जो थे इसके पहले चांसलर बने थे। ठीक है, किसके? विद्यापीठ के। और ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे इसके वाइस चांसलर बने थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रिंसिपल बने थे। किसके? विद्यापीठ कॉलेज के। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के। नेक्स्ट देखते हैं 13 सितंबर 1921 को क्या हुआ? महरुल हक ने स्टार्ट किया एक पब्लिशिंग एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था मदरलैंड। द मदरलैंड न्यूज़पेपर के प्रकाशक कौन है? पब्लिशर कौन है? महरुल हक साहब हैं। ठीक है। कहाँ से? सदाकत आश्रम से। तो याद रखना, सदाकत आश्रम से महरुल हक ने 1921 को एक न्यूज़पेपर पब्लिश करा जिसका नाम था द मदरलैंड। 12 दिसंबर 1921 को क्या हुआ? क्राउन प्रिंस ऑफ बिहार जो है, क्राउन प्रिंस ऑफ ब्रिटेन जो थे वो पटना आए थे। अगर पूछे कि क्राउन प्रिंस ऑफ ब्रिटेन पटना कब आए थे, तो 1921 में 22 दिसंबर को आए थे। और इस टाइम पे एक पूरे सिटी में एक स्ट्राइक हेल्ड किया गया था। ठीक है, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया था। राजेंद्र प्रसाद के जो भाई साहब थे, राय साहब महेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपना टाइटल राय साहब का रिटर्न कर दिया था इसी एजिटेशन में, ड्यूरिंग द एजिटेशन एंड ऑनररी। ठीक है, इन्होंने अपने पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के भी पोस्ट से रिटायर कर दिया था। कौन? राय साहब महेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। मोस्ट इम्पैक्ट जो था वो मुजफ्फरपुर में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना में फेस किया गया था। किसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था कि इमारत शारिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इमारत शारिया। उसको फॉर्म किया था किसने? मौलाना सजद फुलवारी। मौलाना सजद ने फॉर्म किया था। कहाँ पे? फुलवारी में, जो कि अभी तक एक्टिव है। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान दीप नारायण सिंह जो थे भागलपुर के, उन्होंने क्या करा था? दीप नारायण सिंह भागलपुर के, मोहम्मद जाबिर मुंगेर के एंड मोहम्मद जुबैर मुजफ्फरपुर के, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो याद रखना, अगर पूछ दे कि बिहार के कौन से वो लोग हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा अपना रोल प्ले किया था, तो भागलपुर से आते हैं दीप नारायण सिंह, और मुंगेर से आते हैं मोहम्मद जुबैर, और मुजफ्फरपुर से आते हैं मोहम्मद जुबैर। आई थिंक मोहम्मद जुबैर मुंगेर से और मोहम्मद जुबैर मुजफ्फरपुर से। दो मोहम्मद जुबैर थे, एक आते थे मुंगेर से और एक मुजफ्फरपुर से आते थे। और दीप नारायण सिंह भागलपुर से। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया था। 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ठीक है, याद रखना 4 फरवरी 1922 को। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से एक था रॉलेट एक्ट, एक था उसके बाद था जालियांवाला बाग मैसाकर, हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, और खिलाफत मूवमेंट। ये बेसिकली मोस्टली जो 4 रीज़न थे वो थे किसके? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीज़न थे। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, नहीं, 1912 में कांग्रेस का सेशन हुआ गया में। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में बात करते हैं, कैसे गठन हुआ, क्या हुआ इसका। ठीक है, तो 1922 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में, आई थिंक ये सेकेंड वाला सेशन था। ठीक है, तो सेकेंड सेशन जो गया में हुआ था, जिसको प्रिसाइड करा था CR दास जी ने। आई मीन जो दूसरा, एक तो 20th वाला सेशन हुआ था कहाँ पे?
पटना में, बांकेपुर पटना में, और जो दूसरा जो आई थिंक 37 या कुछ था जो कि गया में हुआ था। इसको प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसी सेशन में क्या हुआ था कि एक डिसीजन लिया गया था कि अ डिसीजन वॉज टेकन अगेंस्ट पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर। इसी जो 1922 का कांग्रेस सेशन था, इसी में ये डिसीजन लिया गया था कि हम लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेंट नहीं बनेंगे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके फेवर में थे कि नहीं, हम लेजिस्लेचर में पार्ट लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, तो याद रखना जो गया में सेशन हुआ था 1922 का कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट CR दास थे, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि हम लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, अपना पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो इस फेवर में थे कि नहीं, हमको लेजिस्लेचर में पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, बिहार में नारायण प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और अब्दुल बारी जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। किसके? स्वराज पार्टी के। याद रखना, स्वराज पार्टी के अगर बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो नारायण प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे और अब्दुल बारी जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे स्वराज पार्टी का बिहार से वो नारायण प्रसाद है, और फर्स्ट सेक्रेटरी अगर पूछे स्वराज पार्टी का बिहार से तो अब्दुल बारी हैं। फरवरी 1923 में क्या हुआ कि SR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाया। कहाँ पे? बिहार में। और फिर उन्होंने जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा नवंबर 23 में। ठीक है, फरवरी 23 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करा बिहार में, और फिर जनरल इलेक्शन में पार्ट लिया नवंबर 1923 में, और इन्होंने 8 सीट जीता लेजिस्लेटिव असेंबली का और 10 सीट जीता काउंसिल का। ठीक है, साइमन कमीशन एंड बिहार के बारे में बात करते हो तो साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था? साइमन कमीशन जो है 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी। चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन थे इसके चेयरमैन। मेंबर कौन थे? इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे, जिसमें से एक भी इंडियन नहीं थे। ठीक है, पर्पज़ क्या था साइमन कमीशन का? इसका पर्पज़ था कि ये रिव्यू करे और इन्वेस्टिगेट करे किस चीज़ को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जो आया था उसको रिव्यू और इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और सजेस्ट रिफॉर्म करे, मतलब रिफॉर्म सजेस्ट करे। अपोजिशन क्यों हुआ इसका? अपोजिशन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, जो कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और बाइकआउट को जन्म दिया अक्रॉस इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या है साइमन कमीशन का? तो कमीशन की फाइंडिंग्स जो थी वो इन्फ्लुएंस ही किस चीज़ को? सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल को। ठीक है, अपोजिशन बिहार में कहाँ कहाँ पे हुआ? ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई बिहार में। किसके लीडरशिप में? अनुग्रह नारायण सिंह के लीडरशिप में, जिन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें इन्होंने ऑर्गेनाइज करा कि यूथ टू बाइकआउट साइमन एंड होल्ड अ प्रोटेस्ट। तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? बिहार में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें ये प्लान किया गया कि हम यूथ टू बाइकआउट साइमन के वो ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुआ था लाहौर में, इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना कि लाहौर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब से 1929 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पास किया गया था। इस मूवमेंट में इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का भी प्रपोजल लाया गया था। ठीक है, इसी 1929 के लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का भी प्रपोजल पास किया गया था। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया था कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान रखना। तो ये लाहौर सेशन जो है 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसी में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी पास हुआ था और इसी में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज भी पास हुआ था। ठीक है, और इसी में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और जो लाहौर में 1929 का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू साहब। इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, हाँ, गांधी जी के जो 11 पॉइंट डिमांड थे उसको एक्सेप्ट ना होने के कॉन्टेक्स्ट में ये डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। कि अगर गांधी जी का जो 11 पॉइंट डिमांड है, 11 सूत्री मांग है, उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसी के खिलाफ में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाँ, अगर जो मोस्ट इसका सिंबॉलिक इवेंट देखे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, तो वो क्या था? सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च। सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च पूछे किससे रिलेटेड है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 240 माइल की जर्नी स्टार्ट करी थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी विलेज तक। और 6 अप्रैल
12 मार्च को स्टार्ट करी और 6 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे, कहाँ पे, सीशोर पे। और यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश लॉ के जो ब्रिटिश लॉ था उसको वायलेट करा था, कैसे, खुद से सॉल्ट बना के, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह जो है बिहार में कब स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें सॉल्टी सॉइल से सॉल्ट बनाना चालू कर दिया था, कहाँ पे, चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में। पटना स्वदेशी लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, मई 1930 में, किसके द्वारा, सर अली इमाम के द्वारा, एज ए प्रेसिडेंट। सर अली इमाम जो थे प्रेसिडेंट थे किसके, पटना स्वदेशी लीग के, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी मई 30 में, ठीक है। चौकीदारी टैक्स को भी बंद करने के लिए मूवमेंट हुआ था, ठीक है। इसी मूवमेंट के दौरान मेनली कहाँ पे हुआ था चौकीदारी टैक्स को बैन करने का, बेगूसराय वाले डिस्ट्रिक्ट में। 30 जून 1930 को कांग्रेस जो है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। याद रखना, अगर पूछे कि कब कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, तो 30 जून 1930 को कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी 5 जुलाई 1930 को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जाता है कि ठीक है भाई, इसको हम वापस लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट हो गया। इसके बाद गांधी जी जो है वो गोल्डमेन सम्मेलन में जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं किसान सभा के बारे में। तो 1922-23 में किसान सभा का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, मुंगेर में, किसके द्वारा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा सिंह के द्वारा। श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट 1922-23 में कहाँ पे होता है, मुंगेर में होता है। फॉर्मली इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 4 मार्च 1925 को, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो याद रखना, अगर पूछता है कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी, इस्टेब्लिशमेंट किसने करा था, तो मोस्टली स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही नाम आता है। बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो पूछेगा कि किसान सभा की सबसे पहले नींव किसने रखी थी, तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा सिंह ने रखी थी, कहाँ पे, मुंगेर में। कब, 1922-1923 में ही। जबकि स्वामी सहजानंद ने इसको फॉर्मली स्टार्ट करा था 1928 में। प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, सोनपुर मेला में। कब, नवंबर 29 में, किसके द्वारा, और यहाँ पे स्वामी सहजानंद जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, किसके, प्रोविंशियल किसान सभा के। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का कब फाउंड हुई थी, सितंबर 1932 में, ठीक है। इसका एम क्या था कि ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ किसान सभा है इसको हम सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसान सभा के अपोजिट में थी, किसान सभा के अपोजिट में बनाई गई थी। कौन, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो लखनऊ में बनी थी 1936 में, और इसमें स्वामी सहजानंद जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, और एन जी रंगा जो थे इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ऑल इंडिया किसान सभा की बात हो रही है, ठीक है, जो कि लखनऊ में 1938 में बनी, 1936 में। जनरल इलेक्शन जब हुए 1937 के बाद, तो उसके बाद कांग्रेस कैबिनेट जो थी वो फार्मर के प्रॉब्लम्स के तरफ उतना ध्यान नहीं गया उनका, ठीक है। तो फिर उसके बाद कांग्रेस और किसान सभा में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट होने लगा। क्यों, क्योंकि 1937 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, कांग्रेस कैबिनेट बनी, तो उन लोगों को किसान के प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं आया। इसके वजह से कांग्रेस और किसान सभा के बीच में थोड़ा सा ड्रिफ्ट आने लगा था। डायरेक्ट एक्शन बाई पीजेंट्स के द्वारा डायरेक्ट एक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें देखते हैं। तो बहडीला टाल वाले एरिया में पीजेंट्स जो थे करियानंद शर्मा के नेतृत्व में क्या किए, कम्युनिस्ट पार्टी में इंटरेस्ट शो करने लगे, ठीक है। और उन्होंने डिमांड करने लगा क्या, कि ज़मींदारी सिस्टम जो है उसको एबॉलिश करो, ठीक है। लेबर मूवमेंट, अब बिहार में देखते हैं लेबर मूवमेंट के बारे में। तो 1920 में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ। तो जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ, 1920 में जमशेदपुर में, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो एस एन हल्दर और व्योमेश चटर्जी के हेल्प में, के नेतृत्व में। तो याद रखना कि जगदीशपुर वर्कर एसोसिएशन जो है एस एन हल्दर और व्योमेश चटर्जी के नेतृत्व में 1920 में जमशेदपुर में बनाया गया। 1929 में क्या हुआ, एक कन्वेंशन आया AITUC, जो कि हेल्ड हुआ झरिया में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो 1921 में क्या हुआ, घनश्याम सिन्हाद, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जो थे, इन्होंने क्या करा, सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार का फॉर्मेशन करा, ठीक है। 1934 में फॉर्मली जो है इस्टेब्लिश करा, कहाँ पे, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में।
जिसमें आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने और जयप्रकाश नारायण जो थे वो सेक्रेटरी बने। तो याद रखना सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ठीक है, याद रखना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का याद रखना कि आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट है और जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे किसके, सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार के। अदर मेंबर कौन कौन थे इसमें, कर्पूरी ठाकुर भी थे, अब्दुल बारी भी थे, योगेश शुक्ला, बसावन सिंह भी थे। पटना युवक संघ, पटना युवक संघ के बारे में देखना तो पटना युवक संघ का इस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेजर रोल प्ले की थी किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मनिंद्रनाथ खादी। ठीक है, मनिंद्रनाथ खादी के डेवलपमेंट में पटना युवक संघ ने काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के अंदर जो इलेक्शन हुआ था और बिहार में क्या उसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसके अंडर में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ बिहार में। ठीक है, जिसमें जो कि 22 से 27 जनवरी 1937 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म होती है बिहार में 20 जुलाई 1937 को। श्री कृष्णा सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बिहार के। ठीक है, राम दयालु सिंह जो है वो स्पीकर बनते हैं और अब्दुल बारी जो है डिप्टी स्पीकर बनते हैं। तो याद रखना अगर पूछ दे कि जो जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर उसमें जो है बिहार में सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, तो श्री कृष्णा सिंह बनते हैं और राम दयालु सिंह जो है स्पीकर बनते हैं और अब्दुल बारी जो है डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं। ठीक है, बाकी के मिनिस्टर जो थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे, सैयद मोहम्मद थे, जगलाल चौधरी थे, बलदेव सहाय थे। हाँ, ये बाकी के जो थे अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद मोहम्मद और जगलाल चौधरी। बलदेव सहाय जो थे ये एडवोकेट जनरल बनते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्णा सिंह ने डिसॉल्व कर दिया कैबिनेट, किस लिए, प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, जिसमें कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बिना पूछे ही इंडिया को भी झोंक दिया था। तो इसलिए अक्टूबर 31 को 1939 में श्री कृष्णा सिंह ने कैबिनेट को ही डिसॉल्व कर दिया। इंडिविजुअल मूवमेंट देखते हैं बिहार में इंडिविजुअल मूवमेंट क्या हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 28 नवंबर 1940 को। ठीक है, श्री कृष्णा सिंह जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही थे बिहार के और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो सेकंड सत्याग्रही थे। याद रखना अगर पूछे कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे तो वो थे श्री कृष्णा सिंह और सेकंड सत्याग्रही कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो थे उनको अरेस्ट किया जाता है एक स्पीच देने के वजह से पटना सिटी में स्पीच दे रहे थे, उसके वजह से अनुग्रह नारायण सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। गौरी शंकर सिंह सत्याग्रह कहिए कहाँ पे, गया में 4 दिसंबर 1940 को। सैयद नारायण सिंह ने सिलवा में करा 9 दिसंबर 1940 को सत्याग्रह। क्विट इंडिया मूवमेंट और बिहार के बारे में देखते हैं जो 1942 में हुआ था। तो 5 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, बॉम्बे में। तो याद रखना 5 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा, कहाँ पे, बॉम्बे में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक्सेप्ट करा इस रिजोल्यूशन को 8 अगस्त को और गांधी जी ने एक स्लोगन दिया डू और डाई का, एंड उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए। गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डिनेंस जिसमें डिक्लेयर किया कि कांग्रेस जो है एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। 9 अगस्त 1942 को बिहार के लीडर्स जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, मथुरा बाबू हो गए, श्री कृष्णा सिंह हो गए, अनुग्रह बाबू हो गए, ये सारे अरेस्ट हो गए थे, जिसमें जबकि श्री बलदेव सहाय जो थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने एडवोकेट जनरल के पोस्ट से। क्यों, क्योंकि इनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। ठीक है, सीताराम केसरी, श्री कृष्णा सिंह, मिस भगवती देवी, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट को। राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया 9 अगस्त 1942 को, कहाँ पे डाला गया, बांकीपुर जेल में। और बाकी इसका ऑर्डर कौन दिया था, WC आर्चर। याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करने का ऑर्डर कौन दिया था, WC आर्चर ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज जो था ये ग्रीक रूलर सेलुकस का एनवॉय में आया था। ठीक है, ग्रीक रूलर सेलुकस के साथ आया था बिहार में 358 BC में। इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज जो है वो पाटलिपुत्रा को क्या बोलता था, पोलीब्रोथा बोलता था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा बोलता था। मीनिंग ऑफ स्टैडिया का मीनिंग क्या है, मेजरमेंट पैरामीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स बुक।
तो इंडिका जो ये बुक लिखा है उसमें स्टैडिया का मतलब क्या है, मेजरमेंट पैरामीटर है। पाटलिपुत्रा के 64 वॉल्स थे और 570 टावर्स थे, किसके अकॉर्डिंग, इंडिका बुक जो मेगास्थनीज ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। कितने वॉल्स थे, 64 वॉल्स थे और 570 टावर्स थे। सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्न किया जाता था बाई अ बोर्ड ऑफ 30 मेंबर। याद रखना कि मेगास्थनीज बोलता है कि पाटलिपुत्रा सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्न किया जाता था किसके द्वारा, 30 मेंबर कमेटी के द्वारा, जो कि 30 मेंबर की कमेटी थी, जो कि 6 डिफरेंट कमेटी में 5 मेंबर ईच में डिवाइडेड थी। वो जो थी वो सिटी का क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। डेमा विलेज क्या था, डेमा विलेज वर्क एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, सक्सेसर ऑफ बिंदुसारा। ठीक है, तो डेमा विलेज जो था वो क्या था, इंडो ग्रीक का एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहता था, जो कि बिंदुसारा का, चंद्रगुप्त क्या था, चंद्रगुप्त जो था वो बिंदुसारा का सक्सेसर था। ठीक है। ड्रीम विलेज भी इंडो ग्रीक ही था। फाहियान आया था, फाहियान जो था वो चाइनीज़ ट्रैवलर था, 399 AD में आया था और 411 AD तक रहा था, और ये पाटलिपुत्रा में 3 साल तक रहा था। और इसके अकॉर्डिंग अशोका का जो प्लेस था वो अशोका प्लेस डज नॉट अपीयर, अकॉर्डिंग टू हिम अशोकाज पैलेस डज नॉट अपीयर टू हैव बीन बिल्ट बाई मैन। ये बोलता है कि अशोका का जो पैलेस था ये इंसान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा बनाया गया है। कौन बोलता है ऐसा, फायान बोलता है, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था। युंग शुआंग जो था ये कंटेम्पररी चाइनीज़ ट्रैवलर था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, इसके ट्रैवल अकाउंट को क्या बोला जाता है, शियू बोला जाता है। शुन शांग, ये ट्रैवल के अकाउंट शियू बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बिफोर एंटरिंग इनटू नालंदा वन हैड टू मीट पंडित। नालंदा में एंटर करने से पहले एक पंडित से मिलना होता है। ये कौन बोलता है, युंग शुआंग, जिसकी जो राइटिंग है वो क्या है, शियू। फिर आता है आइसिंग जो है चाइनीज़ ट्रैवलर था। ये कहाँ कब से कब तक रहा, 673 से 690 तक रहा। फिर मनुची आया, मनुची जो था इटालियन ट्रैवलर था, जो कि शाहजहाँ के कोर्ट में आया था। ठीक है, याद रखना क्या नाम था इसका, मनुची क्या था, इटालियन ट्रैवल था और शाहजहाँ के कोर्ट में आया था। नेक्स्ट आता है टावरनियर जो था वो फ्रेंच ट्रैवलर था। याद रखना टावरनियर जो था वो फ्रेंच ट्रैवलर था। नेक्स्ट आता है हमारा धर्मस्वामिनी जो था वो 13th सेंचुरी में ये स्कॉलर था, जो नालंदा महाविहारा आया था एजुकेशन लेने के लिए। और इसके द्वारा ये बोलता था कि देयर वर ओकेजनल अटैक्स बाय द टर्क्स जो थे वो ओकेजनली अटैक करते थे, बट महाविहार नालंदा जो था वो स्टिल अलाइव, एक्टिव था। फिर आया था मूला टकिया। धर्म स्वामिनी जो था वो नालंदा आया था एजुकेशन लेने के लिए। मूला टकिया आया था, मूला टकिया जो है अकबर के रेन के दौरान आया था, और ये जौनपुर से बंगाल तक ट्रैवल किया था और एंड ट्रैवल टू दिस रीजन इन हिज नैरेटिव। ठीक है। अब्दुल लतीफ़ 17th सेंचुरी का ईरानियन ट्रैवलर था और बिहार आया था 1600 AD में, और इसने आगरा से लेकर राजमहल तक गंगेज रूट के थ्रू ट्रैवल करा था। मोहम्मद सादिक के बारे में देखते हैं। फादर केम आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द दीवाने अलिस्ता, इट्स स्टोरी इज नोन एज सुबह सादिक। ठीक है, ये फादर था मोहम्मद साकिब। ठीक है, ये अपॉइंट हुआ था क्या, दीवाने अलिस्ता, और इसकी स्टोरी को क्या बोलते हैं, सुबह सादिक। ठीक है, और ये क्या है, ईरानियन ट्रैवलर है। मोहम्मद साकिब क्या है, ईरानियन ट्रैवलर है। मुल्ला महाबहानी कौन था, ये ईरानियन रिलीजियस लीडर था, और पटना को क्या बोलता था, जन्नतुल हिंदू हेवन ऑफ इंडिया बोलता था पटना को। तो अगर पूछे कि पटना को जन्नतुल हिंदू हेवन कौन बोलता था, तो मल्लू महाबनी बोलता था, महाबहानी बोलता था। राल्फ फिंच कौन था, एक इंग्लिश ट्रैवलर था जो कि बिहार आया था। पीटर मुंडी कौन था, ये बेसिकली ब्रिटिश ऑफिसर था इंडिया में अर्ली शाहजहाँ के टाइम पे। ठीक है, और 1632 में पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब करा था एक स्पेशल टाइप ऑफ बोट कॉल्ड मयूरपंखी टाइप के एक बोट का क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। कौन, पीटर मुंडी, जो कि इंग्लिश ट्रैवलर था। नेक्स्ट देखते हैं
ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे जो है टोटल 5969 किलोमीटर है, ऊपर भी हमने देख लिया था, ठीक है। की प्रोजेक्ट्स नहीं देखेंगे। स्टेट हाईवे कितना है इसमें 3638, याद रखना नेशनल हाईवे 5969, स्टेट हाईवे 3638 किलोमीटर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कितने हैं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट रोड कितने किलोमीटर 16,181 किलोमीटर के हैं, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट कितने किलोमीटर का है 3825 किलोमीटर का। इलेक्ट्रीफाइड कितना है 2320 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड है सिंस 2012, ठीक है। वाटरवेज का देखते हैं, जो नेशनल हाईवे वाटरवे 1 जो आता है जिसका लेंथ 1620 किलोमीटर जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है विथ सेक्शंस रनिंग थ्रू बिहार। इलाहाबाद से हल्दिया जाता है तो उसका कुछ सेक्शन बिहार से भी होके जाएगा नेशनल वाटरवे 1 का, ठीक है। राजगीर रोपवे देखते हैं। तो राजगीर जो रोपवे, द रोपवे इन द सीनिक टाउन ऑफ राजगीर इज सेड टू बी द इंडियाज ओल्डेस्ट। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ राइड्स, सिंगल सीटर चेयर लिफ्ट एंड 8 सीटर केबिन, ठीक है। राजगीर में रोपवे है जिसमें सिंगल सीटर भी है और 8 सीटर केबिन भी है। मंदाल हिल रोपवे है। मंदाल हिल रोपवे कहाँ पे है, बांका डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन बनाया था, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया था और इनॉग्रेट करा था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने 2021 में। किसको, मंदार हिल रोपवे को। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे फेमस तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पटना का, प्राइमरली सर्विंग द स्टेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इसका होना है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए न्यू एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल फेयर्स एंड सेलिब्रेशन इन बिहार। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। सोनपुर कैटल फेयर जो होता है इसको हरिहर क्षेत्र फेयर भी बोलते हैं। एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर, अगर पूछे कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर कौन सा है तो सोनपुर कैटल फेयर है, ठीक है। और ये कहाँ पे लगता है, गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पे सोनपुर बैंक ऑफ बिहार में लगता है, ठीक है। ये जो मेला है एवरी ईयर लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे। याद रखना कि अगर पूछे कि सोनपुर कैटल फेयर कब लगता है तो एवरी ईयर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, नवंबर दिसंबर के टाइम पे ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा। मेन अट्रैक्शन अब इस विलेज का है कि एनिमल का ट्रेड होता है जिसमें एलिफेंट, हॉर्स, काऊ, बफेलो, कैमल, गोट सेक्टर सब होते हैं। काऊ एनिमल लवर्स जो होते हैं और ट्रेडर्स जो होते हैं यहाँ पे आते हैं बेचने और खरीदने के लिए लार्ज स्केल पे, ठीक है। हरिहर नाथ टेम्पल का यहाँ पे वर्शिप होता है और यहाँ पे स्नान भी किया जाता है। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ट्रेडिशनल गेम्स भी होते हैं। बहुत टाइप के शॉप्स होते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हैंडक्राफ्ट, क्लोथ एंड ऑल दोस थिंग। वेरियस टाइप के गवर्नमेंट एंड कंपनीज ऑल्सो ऑर्गेनाइज करती हैं यहाँ पे एग्जीबिशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज देखने के लिए, ठीक है। मेन याद रखना कि सोनपुर कैटल फेयर होता कहाँ पे है, सोनपुर में होता है, गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पे, और एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, ठीक है। बस इतना याद रखना। और होता कब है, कार्तिक पूर्णिमा के दौरान नवंबर दिसंबर में। बाकी सारे बोल बच्चन बातें। बिहुला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, भागलपुर में होता है। याद रखना बिहुला फेस्टिवल भागलपुर, बी से बिहुला, बी से भागलपुर, ठीक है। बिहुला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में होता है। ये फेस्टिवल जो है ये यूनिकली फेमस है ईस्टर्न बिहार में, ठीक है। क्वाइट फेमस है किस में, ईस्टर्न बिहार में। ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है किस महीने में, अगस्त के महीने में, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है क्या सेलिब्रेट करता है, मंजूषा आर्ट को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। मैग्निफिसेंट मंजूषा आर्ट को सेलिब्रेट करता है। ये बहुत स्पेक्टुलर फॉर्म नेटिव, ये जो मंजूषा आर्ट है नेटिव ऑफ बिहार है। बिहुला फेस्टिवल भागलपुर, ईस्टर्न बिहार में काफ़ी फेमस है। याद रखना बिहुला फेस्टिवल भागलपुर। नेक्स्ट छठ पूजा। छठ पूजा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल है बिहार का, जो कि वर्शिप ऑफ सन गॉड से रिलेटेड है। टाइम क्या होता है, षष्ठी ऑफ शुक्ल पे होता है ये, ठीक है। षष्ठी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ, षष्ठी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ पे होता है, अक्टूबर नवंबर में जनरली होता है। मेन एक्टिविटीज़ फास्टिंग, बाथिंग गंगा, होली रिवर, अर्घ्या, सन गॉड्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, वेलफेयर ऑफ फैमिली और प्रोस्पैरिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती कब मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा में मनाया जाता है जिस दिन फुल मून होता है, मंथ ऑफ मे में, ठीक है। इनलाइटेड एंड डाइड, क्योंकि इट इज़ बिलीव दैट बुद्धा वॉज बॉर्न इनलाइटेड एंड डाइड ऑन द सेम फुल मून डे। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ये माना जाता है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था और जिस दिन उनको इनलाइटमेंट हुई थी और जिस दिन उनका मृत्यु हुआ था वो क्या था, फुल मून डे ही था, ठीक है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है सेलिब्रेट किया जाता है इसी पर्टिकुलर डे को। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बोधगया में सेलिब्रेट किया जाता है, राजगीर में जो पड़ता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, डे ऑफ प्रेयर होता है और सेलिब्रेशन होता है महाबोधि टेम्पल में। नेक्स्ट आता है पितृपक्ष फेस्टिवल। पितृपक्ष फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, गया में मनाया जाता है हर साल
मंथ ऑफ सितंबर में, ठीक है। माघा ब्राह्मण्स, गयाली पीपल डिसेंडेंट ऑफ मगा ब्राह्मण्स परफॉर्म श्रद्धा रिचुअल, ठीक है, जो कि साल्वेशन देते हैं डिपार्चर सोल को। ये एक ट्रेडिशन है एसोसिएटेड विथ रामा, और ये बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट पिंडदान उन्होंने ही दिया था, ठीक है, भगवान राम ने। नेक्स्ट देखते हैं सामा चकेवा। सामा चकेवा जो है ये मिथिला रीजन ऑफ बिहार का डेडिकेटेड फेस्टिवल है, जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है। याद रखना कि सामा चकेवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मिथिला रीजन ऑफ बिहार में मनाया जाता है। और सामा चकेवा जो फेस्टिवल है किससे रिलेटेड है, ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप पे ये डेडिकेटेड है। मंथ ऑफ कार्तिक में मनाया जाता है, ठीक है, और छठ पूजा के टाइम पे मनाया जाता है। जो यूपी में इसको गोवर्धन पूजा बोलते हैं ना, ये समा चकेवा बोला जाता है इसको, ठीक है। मेन एक्टिविटी क्या हो जाती है, मेकिंग एंड प्लेइंग विथ क्ले डॉल्स, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर के द्वारा ये रिचुअल परफॉर्म होता है। मलमास फेयर जो है एवरी 3rd ईयर में मनाया जाता है 32 महीने पे 16 डेज़ के लिए। मलमास मेला जो है राजगीर में लगता है, और ये इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है किसके लिए, हिंदुज़म के लिए। पिलग्रिम एंड बाथिंग, नहाया जाता है, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि सिन को अंडू किया जा सकता है एंड लीड्स टू साल्वेशन। डिवोटी जो है बात लेते हैं होली पॉन्ड्स में, ठीक है। सप्तधरा, ब्रह्मकुंड एंड सूर्य कुंड एंड महाबोधि कुंड, ये जो राजगीर में कुंड हैं इसमें स्नान करते हैं। वर्शिप एंड रिलीज रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। सिमरिया फेयर कहाँ पे होता है, ये बेसिकली सिमरिया विलेज ऑफ बेगूसराय में होता है, ठीक है। सिमरिया फेयर कहाँ पे होता है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, बैंक ऑफ गंगा रिवर पे। ये के रिलीजियस और कल्चरल फेयर है, ठीक है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि हिंदू बिलीव करते हैं बाथिंग गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके सारे पाप धुल जाएंगे और लीड्स टू सॉल्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सौरथ फेयर कहाँ पे मनाया जाता है, ये सौरथ मेला ऑल्सो नोन एज सौरथ सभा ट्रेडिशनल फेयर है। कहाँ पे, सौरथ विलेज ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। सौरथ फेयर कहाँ मनाया जाता है, सौरथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, मिथिला रीजन ऑफ बिहार में। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैरिजेबल जो बॉय होते हैं, दिस फेयर इज़ टू ब्रिंग द पेरेंट्स ऑफ मैरिजेबल बॉय एंड गर्ल टुगेदर एट वन प्लेस, फाइनलाइज मैरिज रिलेशन। तो बेसिकली सौरथ फेयर में क्या होता है कि जो मैरिजेबल बॉय एंड गर्ल होते हैं उनके पेरेंट्स एक साथ आते हैं और मैरिज फाइनल करते हैं, ठीक है। दिस ट्रेडिशन द ट्रेडिशन ऑफ दिस फेयर इज सेंचुरी ओल्ड एंड मिथिला सोसाइटी एंड सोशल हार्मनी या यूनिटी को सिंबलाइज करता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फेयर जो है 700 ईयर ओल्ड है और इनकरेज बाई किंग ऑफ मिथिला के किंग के द्वारा इनकरेज किया जाता था। फैमिली जो है वो पार्टिसिपेट करती थी फेयर में टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर गोत्र एंड क्लाइन सो दैट द प्योरिटी ऑफ गोत्र एंड क्लाइन जो मेंटेन रहे मैरिज रिलेशनशिप में, ठीक है। बिहार के कुछ मिसलेनियस के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके वो हैं पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं उनको क्या टाइटल दी गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद को देश बंधु या आज़ाद शत्रु का टाइटल मिला था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का टाइटल मिला था। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति का टाइटल मिला था। सहजानंद सरस्वती को फार्मर मसीहा मिला था। श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी का टाइटल मिला था। सच्चिदानंद सिन्हा को बाबू साहब का टाइटल मिला था। विद्यापति मैथिली को नाइटिंगल का टाइटल मिला था। जगजीवन राम को बाबूजी का टाइटल मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोएट का टाइटल मिला था, ठीक है। सिनेमा बिहार के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सिनेमा बिहार का कौन सा है, कल हमारा है। बिहार का अगर पूछे कि फर्स्ट हिंदी फिल्म कौन सी है तो कल हमारा है वॉज द फर्स्ट फिल्म। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म कौन सी थी बिहार की, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। याद रखना फर्स्ट भोजपुरी फिल्म कौन सी है बिहार की, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो 1963 में आई थी। फर्स्ट मैथिली फिल्म कौन सी है, कन्यादान जो है फर्स्ट मैथिली फिल्म है। फर्स्ट मगही फिल्म कौन सी है, भैया, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट देख लेते हैं और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन। PMCH पटना मेडिकल कॉलेज का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1925 में। फर्स्ट दूरदर्शन कब ऑब्जर्व हुआ था, 1978 में। 1978 में बिहार में फर्स्ट दूरदर्शन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। DMCH का दरभंगा मेडिकल कॉलेज का कब हुआ था, 1946 में। आर प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा का 1905 में हुआ था, जो कि 1936 में इसका क्या कर दिया गया, दिल्ली इसको शिफ्ट कर दिया गया पूसा यूनिवर्सिटी को। नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में देखते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर
बिहार बंधु हिंदी न्यूज़पेपर जो है बिहार बंधु 1875 में। दिल्ली न्यूज़पेपर कौन लॉन्च किया था? सर्वहितैषी। इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं हिंदी पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? बिहार बंधु था, जो कि 1874 में रिलीज़ किया गया था। दिल्ली न्यूज़पेपर क्या था? पहला दिल्ली न्यूज़पेपर कौन था? सर्वहितैषी, जो कि 1890 में लॉन्च किया गया था। और पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था? द बिहार हेराल्ड वीकली था। द सर्चलाइट डेली था। ठीक है। भारत रत्न अवार्डी देख लेते हैं बिहार के। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला है, जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है, जयप्रकाश नारायण को मिला है, बिस्मिल्लाह खान को और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन बिहार देख लेते हैं। बक्सर, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, भागलपुर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार और लखीसराय, ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये गंगा के किनारे पे स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यज्ञवल्क्य और यज्ञवल्क्य। ही इज डिस्क्राइब्ड इन रामायण। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ किंग जनक ऑफ विदेहा। विदेहा के जो किंग जनक थे उनके कंटेम्पररी कौन थे? यज्ञवल्क्य या यज्ञवल्क्य। आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। कहाँ से? बिहार के। और ये बॉर्न कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा में। और इन्होंने फाउंडेशन रखा था अलजेब्रा का और कंपोज करा था आर्यभट्टियम। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1662 को। कहाँ पे? पटना साहिब में। और ये 10th गुरु ऑफ सिख थे। याद रखना कि 10th गुरु ऑफ सिख कौन थे? गुरु गोविंद साहिब थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में हुआ था और ये 10th गुरु ऑफ सिख थे। नेक्स्ट देख लेते हैं जीआई टैग इन बिहार। मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। ये मिथिला रीजन से आती है, नेचुरल कलर यूज़ करती है। पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है? गॉड, गॉडेस, नेचुरल सीनरी, मिथोलॉजी को डिपिक्ट करती है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आई है। इस मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था? 2007 में मिला था। नेक्स्ट भागलपुरी सिल्क। भागलपुरी सिल्क जो है भागलपुर की सिल्क साड़ी है। ठीक है। और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको 2009 में क्या मिला था? जीआई टैग का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आता है कतरनी राइस। कतरनी राइस जो है ये अपने अरोमा और टेस्ट के लिए फेमस है। ठीक है। स्मॉल और लाइट ब्राउन ग्रेन होता है। भागलपुर, बांका और अदर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। जीआई टैग कतरनी राइस को 2018 में मिला था। मगही पान जो है डिस्टिंक्टिव स्वीटनेस और अरोमा के लिए फेमस है और ये रिलीजियस रिचुअल में खाया जाता है। इसको भी 2018 में ही मिला था जीआई टैग का दर्जा। शाही लीची को कब मिला था? 2018 में। शाही लीची जो स्वीट फ्रूट है, क्वालिटी और टेस्ट के लिए जानी जाती है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सिलाव खाजा को भी मिला था 2018 में। क्या? जीआई टैग का ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। ठीक है। स्वीट लेयर्स लगी होती हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। मंजूषा आर्ट को कब मिला था? 2017 में जीआई टैग का दर्जा मिला था, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है और ये फोक टेल्स और रिलीजियस स्टोरी पे बेस्ड होती है। ट्रेडिशनल आर्ट है, बम्बू बास्केट से प्रिंट की जाती है। जर्दालू आम को 2018 में मिला था, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और ये अपने स्पेशल डिस्टिंक्टिव अरोमा के लिए फेमस होता है। ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिद्धा, मौलाना महरुल हक और जयप्रकाश नारायण, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा का जो जन्म हुआ था 10 नवंबर 1871 को मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की अर्ली एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करी थी? बिहार से ही। फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सच्चिदानंद सिन्हा मेंबर थे। ठीक है। फिर सच्चिदानंद सिंह मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था फ्रीडम स्ट्रगल में और फर्स्ट इंडियन थे जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बने थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। याद रखना कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बने थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ही थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में देख लेते हैं। तो इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जिन्होंने बहुत ही की रोल प्ले करा था कॉन्स्टिट्यूंट मेकिंग एंड प्रोसेस में। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसको प्रेसाइड करा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। और ये बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल को के भी वो क्या थे? मेंबर थे और बाकी के भी बहुत सारे लेजिस्लेटिव काम में इन्होंने मदद करी थी। एक इनकी डेथ हो गई थी 6 मार्च 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं मौलाना महरुल हक के बारे में। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? 22 दिसंबर 1666 को बहरामपुर विलेज पटना में इनका जन्म हुआ था।
इन्होंने अर्ली एजुकेशन पटना में करी, फिर उसके बाद ये लॉ डिग्री के लिए इंग्लैंड चले गए थे। पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे, जिन्हों को एंड हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग के प्रेसिडेंट भी रहे मौलाना मेहरुल हक, ठीक है। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा किसके साथ, गांधी जी के साथ, किसमें, चंपारण सत्याग्रह में। सोशल रिफॉर्म देखते हैं तो मौलाना मेहरुल हक जो थे, इन्होंने अंडरस्टैंड करा एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को और बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने में प्रमोट करा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च करा था, कौन सा, मदरलैंड। याद रखना, मदरलैंड न्यूज़पेपर किसने लॉन्च करा था, मेहरुल हक ने। और क्या किया था, सदाकत आश्रम का फाउंडेशन लीड करा था। 2 जनवरी 1930 को इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियर विलेज ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जन्म हुआ था। याद रखना, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में सिताब दियर में जन्म हुआ था। इन्होंने अर्ली एजुकेशन पटना में ऑब्टेन करी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की डिग्री इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी की डिग्री अमेरिका से प्राप्त करी, और इनको लोक नायक भी बोला जाता है। इनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि 1942 में हुआ था। ये सपोर्टर थे किसके, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे, और ये फाउंडिंग मेंबर बने किसके, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इन्होंने विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में बहुत सपोर्ट करा था। जेपी मूवमेंट जो कि 1917 में 1970 में करप्शन और पॉलिटिकल डिसकंटेंट बहुत पीक पे था, तो इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति का मांग करा था, ठीक है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इमरजेंसी जो 1975 में हुई थी उसके अगेंस्ट में, और अक्टूबर 1979 में इनका डेथ हो जाता है पटना बिहार में, ठीक है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनका ओरिजिन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। तो यहाँ पे हमारा जो है बिहार स्पेशल का पूरा पार्ट ख़त्म होता है। अब यहाँ पे बस बचता है बजट और इकोनॉमी सर्वे।